हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर, और आपका आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस सेशन। आज अपने प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर कॉम्पोजिशन स्कीम। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का जो प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें पास्ट टर्म पेपर्स, सॉल्व्ड पास्ट टर्म पेपर्स विद करेक्ट आंसर, अपडेटेड आंसर दिया है, उसको नोट्स को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो हमारा वेबसाइट www.nikunjgoenka.com में आपको जाना है, ठीक है। वहां पे यू कैन सी दिस, ये पेज खुलेगा www.nikunjgoenka.com। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स given for CMA final IDT. Like many students have already started taking admission, and thank you so much for giving the lovely feedback you people have given for our classes. And yes, हमारा जो CMA फाइनल IDT का कोर्स है वो डाउनलोड मोड, गूगल ड्राइव, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप, पेन ड्राइव, सारे मोड्स में अवेलेबल है। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्लासेस कैसे लेना है। बिफोर आई ऑफिशियली स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम का प्रैक्टिस सेशन सर आज अपने स्टार्ट करेंगे, और वहां पे आपको पूरा समझाया जाएगा। मैं रिवाइज भी करा दूंगा कॉम्पोजिशन स्कीम, और मैं उसका पूरा प्रैक्टिस सेशन, पास्ट टर्म पेपर्स सॉल्व आपके सामने प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू हाउ टू डाउनलोड द नोट्स। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज वाले टैब में, आप देख सकते हो। आपको फ्री रिसोर्सेज वाले टैब में जाना है, फ्री नोट्स पे क्लिक करना है। फर्स्ट आपको दिखने वाला है CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स एग्जाम क्वेश्चंस कॉम्पोजिशन स्कीम, और यहाँ पर आपको ये फाइल नेम दिखेगा कॉम्पोजिशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब चैप्टर्स अपने ऑलरेडी जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको वेबसाइट में सारे नोट्स मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन के पूरे पूरे नोट्स, नॉर्मली रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स को तो पूरा 2 वॉल्यूम्स, इट्स रफली 600 पेजेस का 2 वॉल्यूम्स है, और पूरा का पूरा 2 वॉल्यूम्स दिया जा रहा है प्रिंटेड फॉर्म में। मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, प्रिंटेड फॉर्म में, वो कोर्स में ही आपका रेगुलर कोर्स में इंक्लूडेड है। उसको डाउनलोड करना है आपको, तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल एक प्रोसेस है। यू हैव टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट, इन आवर इन आवर वेबसाइट। आप अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर जाके, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो आप लॉगिन कर लो अपने ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड से, और जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स के पूरे PDF जितने भी है वो आपको मिल जाएंगे। फिर अगर आपका मान लीजिए खुद का अकाउंट नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट फर्स्ट, एंड फॉर क्रिएटिंग अकाउंट इज वेरी सिंपल। आपको अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, आपका कोर्स, आपका पासवर्ड सेट करना है, एंड यू कैन क्रिएट दिस अकाउंट। सिर्फ अकाउंट आप क्यों क्रिएट करवा रहे हैं? बिकॉज देखिए, अगर आप जेन्युइन एक स्टूडेंट हो और आपको PDF की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका हमें डिटेल्स नहीं मिलेगा तो रेगुलर अपडेट्स जो मेरा टैक्स का आता है और जो भी न्यू सेशंस के अनाउंसमेंट आते हैं वो आपको अपडेट नहीं किया जा पाएगा। इसलिए आपको एक सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यू कैन जस्ट लॉग ऑन टू योर डैशबोर्ड एंड यू कैन डाउनलोड दिस फ्री नोट्स, ठीक है। एंड सर अपने कोर्स के बारे में भी बता दीजिए। CMA फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अभी जनरली जो इतने भी बच्चे हैं जो दिसंबर 21 में एग्जाम दे रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि सर हमारा तो एग्जाम दिसंबर में, अभी हम IDT लेना चाहते हैं। नॉर्मली हमारा कोर्स 1 ईयर वैलिडिटी का, 1 ईयर वैलिडिटी में, 1 ईयर फुल 1 ईयर वैलिडिटी 1.5 व्यूज में आपको पूरा का पूरा CMA फाइनल IDT ऑफर किया जा रहा है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो सर अभी मुझे पता है पैंडेमिक का सिचुएशन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए एक और अच्छा मैंने एक वेरी गुड ऑप्शन मैंने आपके लिए निकाला है। आपके पास अब दो ऑप्शंस बन गए सर। अगर आप मान लीजिए गूगल ड्राइव एंड्रॉयड मोबाइल ऐप में जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। 1.5 व्यूज के साथ साथ आप 9 मंथ्स वैलिडिटी भी ऑप्ट कर सकते हैं, 1.5 व्यूज के साथ साथ आप 12 मंथ्स वैलिडिटी जो हमारा था वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो 1.5 व्यूज की जो 9 मंथ्स वैलिडिटी है वो यहाँ पर आप ऑप्शन है आपके पास, आप वहाँ पे ऑप्शन करते हो, जिसका प्राइस और भी कम कर दिया गया क्योंकि सर पैंडेमिक सिचुएशन है। वी वांट टू जनरली हेल्प दो स्टूडेंट्स जिनको रिक्वायर्ड है, और दिसंबर 21 टर्म में डेफिनेटली 9 मंथ से भी कम बचा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना बचा है। और मान लीजिए एग्जाम पोस्टपोन भी हो जाता है तो चलो ठीक है, 1 महीना मैक्स टू मैक्स होगा तो हम आपको 2 महीना और दे रहे हैं, मतलब 3 महीना और आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वैलिडिटी, और इसका कोर्स प्राइस भी बहुत कम कर दिया गया ताकि आपको एक जेन्युइनली एक कहीं पे भी अगर इशू है तो वी आर डेफिनेटली कमिटेड टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गाइस, ठीक है। और सेम मोड अगर आप ऑप्ट करते हो 9 मंथ्स में भी, 12 मंथ्स में भी आप ऑप्ट कर सकते हो। सेम पेन ड्राइव मोड में भी हमारा एक्टिव है, आप 9 मंथ्स वैलिडिटी में भी ऑप्ट कर सकते हो, 12 मंथ्स वैलिडिटी में भी ऑप्ट कर सकते हो। कोर्स के सारे डिटेल्स इज देयर एंड बुक्स के सारे डिटेल्स इज देयर। आपको कोई डेमो क्लासेस अगर देखना है तो आप देख सकते हो। यूट्यूब चैनल में पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, वेबसाइट में भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो एक शॉर्ट अपडेट मैं दे दिया बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेशन ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर थिंग। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है? वेबसाइट www.nikunjgoenka.com में आकर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो एंजॉय द प्रैक्टिस सेशन जो अभी अपने स्टार्ट करेंगे।
So welcome guys. Today we are going to revise a short topic, composition scheme section number 10. आज आपका प्रैक्टिस सेशन होगा कॉम्पोजिशन स्कीम का, जहां पे कॉम्पोजिशन स्कीम का पास्ट टर्म पेपर्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. आपको क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिखेगा, उसके बाद आप आंसर खुद से इवैल्यूएट करोगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस composition scheme, let me give you a brief synopsis, a brief summary about what did we study exactly in composition scheme in GST. Section number 10 of CGST Act. Section number 10 CGST Act 2017 provides the provisions of opting to pay tax at a fixed rate of tax in lieu of the tax which is payable under section 9 subsection 1. When can you opt for composition scheme in GST? Any person whose aggregate turnover does not exceed 1.5 crore in the preceding financial year, they are eligible to opt for composition scheme under section 10(1) subject to conditions prescribed in section 10 subsection 2. The previous year limit has to be checked. Aggregate turnover preceding financial year should not exceed 1.5 crore, but in special category states, the limit will be reduced to 75 lakh rupees except 3 special category states, that is Himachal Pradesh, Assam and Jammu and Kashmir, where the limit will be increased to 1.5 crore. Section 10 subsection 1 allows any registered person to pay tax under section 10(1) if only aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed that prescribed turnover limit. Now in this guys, you also have to understand कि if I am opting to pay tax under section 10(1) at what rate of tax will I be liable to pay tax, मतलब मुझे क्या rate of tax applicable होगा section 10(1) में. तो उसमें 3 clauses है, 10(1) clause A, 10(1) clause B, 10(1) clause C. If I am a manufacturer, I am liable to pay tax and the rate of the tax will be total 1%, that is 0.5% CGST, 0.5% SGST. If I am a restaurant service provider, if I am a supplier of restaurant service or a catering service, my total rate of tax will be 5%, 2.5% CGST, 2.5% SGST. If I am other suppliers, not a manufacturer, not a restaurant service provider, my total rate of tax will be again 1%, 0.5% CGST, 0.5% SGST. इसमें आपको ये ध्यान रखना है सर कि जो अदर सप्लायर्स होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है टैक्सेबल सप्लाईज वाले टर्नओवर पे. जो अदर सप्लायर्स होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है टैक्सेबल सप्लाईज वाले कंपोनेंट में. जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो रेस्टोरेंट सर्विस वाले होते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है टर्नओवर इन स्टेट पे. उनको टैक्स देना पड़ता है टर्नओवर इन स्टेट पे. व्हाट इज टर्नओवर इन स्टेट? कि आपके स्टेट में जितने भी टैक्सेबल सप्लाई हो रहे हैं, एग्जाम सप्लाई हो रहे हैं, स्टेट से जितने भी जीरो रेटेड सप्लाई हो रहे हैं, या स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट सप्लाईज हो रहे हैं बिटवीन द सेम डिस्टिंक्ट पर्संस इन द सेम पैन नंबर, एक्सक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एंड इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, आपको वो देखना पड़ता है टर्नओवर इन स्टेट, और उसी पे आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है सर. नाउ इन सेक्शन 10(1) एक और बात पढ़ा जाता है कि इफ यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड, इफ यू आर देयर इन सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज रेस्टोरेंट सर्विसेज, उसके अलावा आप अदर सर्विसेज भी दे सकते हो बट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर. मतलब अदर सर्विसेज का भी लिमिट है, अदर सर्विसेज का भी लिमिट है. आप अदर सर्विस देना चाहो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस तो वहां पर भी आप दे सकते हो, बट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट. प्रीवियस ईयर टर्नओवर इन स्टेट का 10% और 5 lakh whichever is higher. फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में अपने पढ़ते हैं कि composition scheme allowed under section 10(1) only if following conditions are fulfilled. You should not be engaged in any interstate outward supply of goods. आपको कोई भी तरीके से outward supply आप engage नहीं हो सकते, outward supply of goods में engage नहीं हो सकते. You cannot supply those goods or services which are supplied through e-commerce operator. आप e-commerce operator के थ्रू supply नहीं कर सकते. You cannot supply those goods and services which are not leviable to tax. You cannot supply those goods and services which are not leviable to tax. You cannot be a casual taxable person or a non-resident taxable person. If that's case maybe, then you cannot opt for composition scheme. You cannot supply any services. You cannot supply any other services other than mentioned in 10(1) जो भी आपको पढ़ाया गया था. रेस्टोरेंट सर्विसेज अलाउड है, अदर सर्विसेज अप टू स्पेसिफाइड लिमिट अलाउड है, उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है. एक्सक्लूसिवली अगर आप सर्विस दे रहे हो तो क्या 10(1) में अलाउड है? नो. अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस नो. तो सर यहां पे लगेगा 10(2)(a), 10 सबसेक्शन 10(2)(a) लगेगा. यू हैव टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 10(2)(a) एज यू ऑप्ट फॉर 10(1). इट इज अ 10(2)(a) सेक्शन सेपरेटली which is available for composition scheme, especially those who are exclusively engaged in supplying services. So if their previous year aggregate turnover is not exceeding 50 lakh rupees, then in current year they may opt to pay tax under section 10(2)(a). And the rate of tax will be 6% on the aggregate turnover up to rupees 50 lakhs.
50 लाख के बाद ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, 50 लाख के बाद ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली सेक्शन 10(1) में फर्स्ट 1.5 करोड़ का टर्नओवर में तो आपको सेक्शन मिल जाएगा, बट 1.5 करोड़ के बाद वाला जो टर्नओवर है वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोस्पेक्टिवली यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम, प्रोस्पेक्टिवली यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो सेक्शन 10(1) में अलग प्रोविजन है, सेक्शन 10(2) में अलग प्रोविजन है, लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद बाकी सब कुछ सेम है। सेक्शन 10(2) में इफ आई एम एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, देन डेफिनेटली आई कैन गो फॉर सेक्शन 10(2)(a। आई कैन गो फॉर सेक्शन 2(a) अगर मैं एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूं तो मैं 10(2)(a) में जा सकता हूं, प्रोवाइडेड माय एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड ₹50 lakhs। Am I clear on this? या फिर आप मिक्स सप्लायर्स भी हो, सब जो आप सर्विस के साथ साथ गुड्स भी सप्लाई देना चाह रहे हो, गुड्स के साथ साथ अदर सर्विसेज भी देना चाह रहे हो, बट अदर सर्विसेज की लिमिट जो आपकी 10(1) में प्रिस्क्राइब थी आप उससे ज्यादा एक्सीड कर गए, देन यू विल बी अवेलेबल, देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर 10(2)(a। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर 10(1) यू कैन ऑप्ट फॉर 10(2)(a। मतलब सबसे पहले आपको 10(1) इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर अंडर 10(1) फिर आपके ऊपर 10(2)(a एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले आप 10(1) अप्लाई करेंगे, अगर आप 10(1) एप्लीकेबल नहीं कर सकते तो फिर आपके ऊपर 10(2)(a एप्लीकेबल होगा। 10(3) बोलता है वैलिडिटी, कब तक आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम वैलिड है। इट इज वैलिड ओनली टिल द टाइम व्हेन योर प्रिस्क्राइब्ड एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द लिमिट व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब या तो 1.5 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर नहीं क्रॉस करना चाहिए, या इन केस ऑफ 10(2)(a 50 लाख से ज्यादा आपका कॉम्पोजिशन टर्नओवर क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर किया तो यू आर एलिजिबल टू कम इन कॉम्पोजिशन आउट ऑफ, यू एलिजिबल टू कम आउट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम एंड टू रिमेन इन नॉर्मल स्कीम। सर कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या कंप्लायंसेस होते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। यू हैव टू फाइल 1 रिटर्न एनुअली GSTR 4 जिसका ड्यू डेट है 30th April ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यू हैव टू फाइल CMP 8 दैट इज अ क्वार्टरली स्टेटमेंट along with the payment of tax liability quarterly, that is 18th of the month succeeding the next quarter is the due date to pay your taxes in composition scheme, which you pay along with a statement, quarterly statement which is filed in CMP 8 और उसके साथ आपको टैक्स देना पड़ता है। ये आपका कंप्लायंसेस होता है सर। इनवॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से यू डोंट इशू अ टैक्स इनवॉइस, यू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। You don't issue a tax invoice because you are not charging taxes. You are not charging taxes to your customer. That is why you have to issue a bill of supply to your recipient. I hope guys ये revision आपको काम कर रहा है। मैं सोचा शॉर्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, चलो ना एक बार रिवाइज ही करवा देते, उसके बाद अपने आज का सेशन स्टार्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो और आपको ये डेफिनेटली बूस्ट अप करेगा, आपके सारे पढ़ाए हुए टॉपिक्स वापस से आपके सामने रिकॉल हो जाएंगे। बेस्ट वे टू रिवाइज विच आई थिंक। ठीक है, तो सेक्शन 10(2)(a भी हो गया सर, 10(3) भी हो गया, वैलिडिटी भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए कि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाता, बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है, यू डोंट चार्ज टैक्सेस टू योर कस्टमर्स। ऑल्सो यू आर नॉट क्लेमिंग एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इफ आई एम अ कॉम्पोजिट सप्लायर आई कैनॉट क्लेम एनी ITC, मैं ITC क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज आई कैनॉट चार्ज टैक्सेस। In fact, in my places of business, I have to indicate that I am a composition taxable person, and on my bill of supply, I have to indicate that composition taxable person not eligible to collect tax on supplies. मेरे bill of supplies में prominently show होना चाहिए। This is one of the important rule. और last section 10(5) बोलता है if irregular way में या फिर you were not liable to offer composition scheme but still you opted for composition scheme and you were paying taxes, then in that case if proper officer during investigation proceedings he comes to know, yeah, he believes that you are not liable to pay tax under composition scheme, then also you paid, then आपके ऊपर demand and recovery proceedings as applicable under section 17(3) and 74 mutatis mutandis, जैसे 73, 74 demand recovery proceedings applicable होता है, आपके लिए भी बाकी तरीके से 73, 74 applicable हो जाएगा। इन केस आपने क्रेडिट ले लिया या फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे और आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले चुके, तो फिर सर यू हैव टू फेस द पीनल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, और भी कुछ रेगुलेटरी फॉर्म्स है, दैट्स नॉट सो रेलिवेंट, बट यस आप इसको ध्यान रखिएगा। रेस्टोरेंट वाले भी सेक्शन 10(2)(a ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट रेस्टोरेंट सर्विसेज 10(2)(a क्यों लेना चाहेंगे? बिकॉज रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए तो 10(1), 10(2) है, रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए 10(1), 10(2) है। अगर प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़, ध्यान से सुनना, 1.5 करोड़, तो रेस्टोरेंट सर्विस वाले जनरली 10(1), 10(2) में ही आएंगे, उनका 1.5 करोड़ तक का लिमिट है। 10(2)(a में जनरली वो सर्विसेज आते हैं जो आपको 10(1), 10(2) में अलाउड नहीं है, या अदर सर्विसेज का भी लिमिट से आप ज्यादा चले गए तब फिर आप 10(2)(a में आते, वरना आप 10(2)(a में नहीं आते। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा,
ठीक है, फटाफट आपको मेरे साथ सवाल पढ़ना है और मेरे साथ कॉन्फिडेंटली इसका जवाब देना है। एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको करेक्टनेस एग्जामिन करना है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट एंड सपोर्ट योर आंसर बाय गिविंग ब्रीफ रीजंस। आपको इसका आंसर सपोर्ट करना है, आपको इसका प्रॉपर इसका आंसर देना है रीजंस के साथ। पहला, कॉम्पोजिशन स्कीम विल नॉट बी एन ऑप्शनल स्कीम। बताइए क्या ये करेक्ट है कि मतलब इनकरेक्ट है? सर डेफिनेटली ये करेक्ट नहीं है, नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो, ठीक है, आंसर इज नो। मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम नहीं, कॉम्पोजिशन स्कीम विल नॉट बी एन ऑप्शनल, गलत है, तो ऑप्शनल होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम इट्स ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी। आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर जितना ही हो, आपको नहीं लेना है कॉम्पोजिशन स्कीम, यू आर नॉट फोर्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, यू आर नॉट फोर्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो composition scheme will not be an optional scheme, it is incorrect. A taxable person having same PAN can opt to pay tax under composition scheme by seeking separate registration for branches. A taxable person having same PAN, मतलब एक पर्सन है जिसका सेम पैन है, कैन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम बाय सीकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ब्रांचेस। क्या एक पर्सन जो एक टैक्सेबल पर्सन है उसका सेम पैन है, क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकता है बाय सीकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ब्रांचेस? सर अगर सेम स्टेट में तो कर सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अनलेस ऑल द रजिस्टर्ड पर्संस ब्रांचेस हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। मतलब बोलना ये चाह रहा है सबको ऑप्ट करना पड़ेगा ना, खाली एक के ऑप्ट करने से थोड़ी ना होगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि सर अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिए, अगर आप सेपरेट, तो सबको यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको समझ में आया था, यूनिफॉर्मिटी करना पड़ेगा, मतलब सब लोग को कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। If any one of the person remains out of the composition scheme or wishes to opt for normal scheme, that is not possible. Composition scheme has to be uniformly adopted by the persons having the same PAN. A taxable person will be eligible to opt for composition scheme only for 1 out of 3 or more business verticals. क्या सर ये तो बात ही नहीं है। सर उसको सेम है ना, अगर उसको लेना है तो सबके लिए लेना पड़ेगा, वरना किसी के लिए नहीं ले सकता। He has to opt for all the 3 or more business verticals which is registered in the same PAN. वो same PAN में registered होनी चाहिए। अगर वो same PAN में registered नहीं है तो डेफिनेटली वो composition scheme opt नहीं कर सकता। एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, तीनों के लिए opt करना पड़ेगा। Composition scheme can be availed where the taxable person affects interstate supplies. इंटरस्टेट अगर सप्लाई आप कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो सेक्शन 10(2) restricts you not to offer composition scheme because interstate outward supply is not allowed, inward supply is allowed. Composite tax can be collected from the customers. No, सारा आंसर नो था सर, पांचों के पांचों आंसर नो थे। कॉम्पोजिट टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम योर कस्टमर्स, यू हैव टू पे टैक्स ऑन योर ओन। आप कस्टमर से बिल पर चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, एक थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। स्टेट इन ब्रीफ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट अ कॉम्पोजिट डीलर या सप्लायर हाउ शुड रेज जीएसटी बिल या इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। आपसे पूछा है कि बताओ कॉम्पोजिट डीलर या सप्लायर कैसे रेज करेगा जीएसटी बिल या इनवॉइस। आपको सबसे पहले ये पूछा, तो अपने को पता है सर ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। बिल ऑफ सप्लाई में प्रोमिनेंटली लिखा रहेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ही कैन नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम दैट बिल ऑफ सप्लाई, ही कैन इशू टू दैट रेसिपिएंट बट कैन नॉट चार्ज टैक्स एंड कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तो आपको पता चल गया कि आप बिलिंग कैसे करेंगे, कॉम्पोजिशन वाला। नाउ एक्सप्लेन ऑल्सो व्हाट वुड ही प्रोमिनेंटली स्टेट ऑन सच इनवॉइस। देखिए सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इंडिकेट करेगा, ये भी पूछ लिया, ये तो आप बता ही दिए थे। स्पेसिफाई एंड स्टेट द रेट्स ऑफ टैक्स, मतलब आप समझ पा रही हो सर, थ्योरी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकती है कि बताओ क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा एक डीलर को। डीलर समझ गए क्या सर, ना तो मैन्युफैक्चरर होगा, ओके, ना तो रेस्टोरेंट सर्विस वाला होगा, तो होने वाला क्या 0.5% CGST, 0.5% SGST and the tax will be payable, the tax will be payable on taxable supplies, the tax will be payable on taxable supplies। taxable supplies पे अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, taxable supplies पे अपने को
टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इंस्टीट्यूट किस तरीके से प्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो बता दिया कि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जा सकता बिकॉज दे कैन नॉट चार्ज टैक्स, दे विल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई, और वहां पे क्या लिखा रहेगा, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। देखिए ऑल्दो आपसे पूछा है कि डीलर के बारे में बताओ, बट आपको इंस्टीट्यूट ने भी देखो प्रॉपर पूरा दे दिया है कि कैसे आपको लिखना है डीलर के लिए। तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स के लिए 0.5C 0.5S, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 2.5% CGST 2.5% SGST, और जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स है जो 10(2)A में ऑप्ट करेंगे, दो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए 6% टैक्स है, 3% CGST 3% SGST, उनके लिए 6% GST है, 3% GST 3% SGST। तो पूरा प्रॉपरली आपको रेट्स ऑफ टैक्स पढ़ा दिया गया कि किस तरह से रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा सर। नेक्स्ट आते हैं, पारिक इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एट मुंबई। पारिक एक कंपनी सेक्रेटरी है मुंबई का। हिज ग्रॉस फी रिसीट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 वाज 28 लाख्स। पारिक एक कंपनी सेक्रेटरी, एक CS है, मुंबई का, प्रैक्टिस करता है। उसका ग्रॉस फ्री रिसीट्स फाइनेंशियल ईयर 89 मतलब पिछले साल 28 लाख्स का उसका ग्रॉस फी था, टर्नओवर था। He estimated his gross receipt as 32 lakhs for the current financial year 1920। ठीक है, ये दिसंबर 19 में आया था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 के हिसाब से प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 18-19। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना है, 28 लाख्स। करंट फाइनेंशियल में टर्नओवर कितना है, 32 लाख्स। ही वांट्स टू अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ही वांट्स टू अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ब्रीफली नरेट वेदर ही कैन अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 विद द अटेंडेंट कंडीशंस। आपको बताना है कि क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2021। क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 विद अटेंडेंट कंडीशंस। अटेंडेंट कंडीशंस के साथ बताओ कि क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है। किस साल से पूछा है सर, फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका पूछा है सर। फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है, क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा है, विल ही बी एलिजिबल टू अवेल एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कैन ही इशू टैक्स इनवॉइस। आपको ये बताना है क्या ये टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, क्या ये ITC के लिए अवेल हो सकता है, आपको सब बताना पड़ेगा। तो सर आपको पता है अगर ये कंपनी सेक्रेटरी है तो इसके ऊपर 10(2)A लगने वाला है क्योंकि एक्सक्लूसिवली सर्विस दे रहा है। प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर कितना है, 50 लाख से कम होना चाहिए। प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर कितना है, 50 लाख से कम होना चाहिए। तो करंट ईयर में वो 6% रेट ऑफ टैक्स के लिए ऑप्ट कर सकता है। कैन ही अवेल ITC? नो, ही कैन नॉट अवेल ITC। कैन ही इशू अ टैक्स इनवॉइस? नो, ही कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस। ही हैज टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। उसे क्या इशू करना पड़ेगा, एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। तो देख लो सर अपना प्रीसीडिंग ईयर में 32 लाख का टर्नओवर है, तो यहां पर प्रॉपरली बोल दिया जो न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2)A में आया था, इट इज एप्लीकेबल टू द सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज हु हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 6%। द बेसिक कंडीशन फॉर इट्स इज दैट द एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट हैव एक्सीडेड 50 lakhs। इन द करंट केस द टर्नओवर इज 32 lakhs। In the year 1920, which is below the threshold of 50 lakhs, he can avail the composition scheme in the case of supply of service in the current financial year 2021। और वो eligible नहीं है to claim ITC, ना कि वो output tax charge कर सकता है और उसे bill of supply issue करना है। मतलब direct question आ रहा है, direct question आपके एग्जाम में आ रहा है। खाली you just have to be very confident with respect to the topics you have learned and you just have to answer accordingly which has been asked in the examination paper by the institute। तो be very very careful with term of giving your answer। ठीक है सर। नेक्स्ट आइए, दिसंबर 19 में CMA फाइनल के टर्म में आया था। मिस्टर शंकर इज रनिंग अ फैंसी स्टोर एंड इज ऑल्सो हैविंग अ कंसल्टिंग फर्म। मिस्टर शंकर एक फैंसी स्टोर चला रहा है और उसके साथ साथ उसका एक कंसल्टिंग फर्म है जो रजिस्टर्ड है अंडर द सेम पैन। During the earlier year, the turnover was 150 lakhs in the grocery stores and receipts in the consulting firm was 9 lakh। करंट ईयर में मतलब अर्लियर ईयर में टर्नओवर 150 lakhs था ग्रोसरी स्टोर से और कंसल्टिंग फर्म से 9 लाख रुपीस था। कंसल्टिंग फर्म से 9 मतलब सर वो कंसल्टिंग सर्विसेज भी दे रहा है, वो फैंसी स्टोर भी चला रहा है, दोनों का टर्नओवर बता दिया है कि 150 lakhs ग्रोसरी स्टोर से है और कंसल्टिंग फर्म से 9 लाख रुपीस है। इन लाइट ऑफ द फैक्ट्स यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, you have to answer the following। examine whether the Mr. Shankar is eligible to offer composition scheme। आपको बताना है क्या शंकर composition scheme के लिए ऑप्ट कर सकता है, आपको बताना है क्या शंकर composition scheme के लिए ऑप्ट कर सकता है। अरे वेरी वेरी सिंपल भाई,
सर इन दिस केस शंकर फैंसी स्टोर भी चला रहा है, कंसल्टिंग फर्म भी है, उसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर बताइए तो कितना है 150 lakhs, और कंसल्टिंग फर्म से भी तो है, तो मिलाकर उसका टर्नओवर कितना हो गया 159 lakhs। सर यही पे वो नहीं है एलिजिबल, वो तो यही पे एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसका टर्नओवर अर्लियर ईयर में 150 लाख से ज्यादा है। टर्नओवर में ग्रोसरी स्टोर का भी आएगा और कंसल्टिंग फर्म का भी आएगा, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर का भी आएगा और कंसल्टिंग फर्म का भी आएगा, एंड दैट इज व्हाई शंकर इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। शंकर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, कैन यू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर अलोन? सर ग्रोसरी स्टोर भी चला रहा है और कंसल्टिंग फर्म भी चला रहा है, ऐसा हो सकता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम खाली ग्रोसरी स्टोर के लिए ऑप्ट करेगा दो ही हैज द कंसल्टिंग फर्म आल्सो इन एडिशन टू द स्टोर? नहीं सर, मैंने आपको बताया था इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन इज opting for composition scheme, he has to adopt or he has to apply composition scheme on all the registered persons in the same PAN. It is not possible that he opts for composition scheme for grocery store and he does not opt for composition scheme for the consulting firm. वैसा possible बिल्कुल भी नहीं है, तो it is not possible, basically दोनों आंसर है, it is not possible, ठीक है, very clear. Next, Gokhale and Sons is registered in Karnataka and paying GST under composition scheme. Gokhale and Sons कर्नाटका में रजिस्टर्ड है और कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी पे कर रहा है. प्रोवाइड्स द डिटेल्स फॉर द टैक्स पीरियड एंडेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. आपको बता दिया दोनों सीरियल नंबर, टैक्सेबल टर्नओवर बता दिया विद इन द स्टेट विच इज 25 लाख रुपीस एंड एग्जेम्प्टेड टर्नओवर बता दिया विद इन द स्टेट विच इज 27 लाख रुपीस. तो टोटल टर्नओवर आपको पता चल गया 25 प्लस 27. नाउ पूछ के आ रहा है कैलकुलेट द टोटल जीएसटी. टोटल जीएसटी पूछ रहा है विदाउट द बाइफर्केशन, यू डोंट हैव टू डिवाइड सीएनएस, दे हैव आस्क्ड यू टोटल जीएसटी टू बी पेड बाय Gokhale and Sons for the tax period ending on this month following independent situation on the basis of details of turnover. If Gokhale is a manufacturer and number 2 if Gokhale is a ट्रेडर. मैंने अपने रेगुलर क्लास में जो एग्जाम लिया था उसमें सेम सवाल पूछा गया था. अब जितने भी हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जो आपके एग्जाम पेपर में मैंने आपसे पूछा है वो सब आपके एग्जाम पास्ट टर्म पेपर से ही पूछा जा रहा है, ठीक है, पास्ट टर्म पेपर से ही सवाल पूछा जा रहा है. इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग लेवल पे चला जाएगा. Gokhale and Sons अगर मैन्युफैक्चरर है, अगर Gokhale and Sons मैन्युफैक्चरर है तो इसके ऊपर टैक्स रेट है 1%, ट्रेडर है तो भी है 1%, लेकिन किस पर लगेगा? अगर मैन्युफैक्चरर है तो टोटल टर्नओवर पे लगेगा, टोटल टर्नओवर पे, और अगर ट्रेडर है तो केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाईज पे लगेगा. दिस इज द मेजर डिफरेंस. अगर ट्रेडर है तो केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाईज पे लगेगा. दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस. और Gokhale and Sons अगर मैन्युफैक्चरर है तो टर्नओवर पे टैक्स लगेगा. तो टर्नओवर आपको पता है 25 प्लस 27 विच इज 52 लैक्स. तो 52 लैक्स का 1% गिव्स अस 52,000. आपको टोटल जीएसटी बताना बता दिए. वैसे 1% ऑन टैक्सेबल सप्लाईज विच इज 25 लाख, तो 25,000 इज द टोटल जीएसटी. अगर Gokhale and Sons एक ट्रेडर है तो Gokhale and Sons के लिए जीएसटी लायबिलिटी क्या आएगी? 1% ऑफ 25 lakhs which is 25,000. 1% of 25 lakhs which is 25,000. So this is how आपका आंसर निकालना था कि 52,000 टोटल टैक्स एंड 25,000 टोटल टैक्स इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर. Explain by giving brief reasons in the context of provisions contained under CGST Act pertaining to the composition scheme. Sorry. Can a registered person who purchase goods from a supplier paying tax under composition scheme avail credit of the tax paid on the purchase made from composition dealer? सर इतना सिली क्वेश्चन है ये. कैसे कोई, मतलब खुद से सोचिए, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं गुड्स खरीद रहा हूं एक ऐसे सप्लायर से जो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स दे रहा है, तो क्या वो बिल पे जीएसटी चार्ज कर रहा है? नहीं सर. तो हाउ कैन यू टेक क्रेडिट ऑन दैट परचेस? तो ऑब्वियसली नो, यू कैन नॉट टेक आईटीसी. आईटीसी नॉट अलाउड, क्लियरली पता है. ना तो कॉम्पोजिशन सप्लायर आईटीसी ले पा रहा है, ना उसके रेसिपेंट जिसको वो सप्लाई कर रहे हैं वो भी आईटीसी ले सकता है, बिकॉज नो जीएसटी इन चार्ज. और आपको आईटीसी में भी पढ़ाया गया था 17(5) ब्लॉक क्रेडिट कि टैक्सेस पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट एलिजिबल टू बी क्लेम फॉर आईटीसी. आप क्रेडिट नहीं ले सकते. Can a person paying tax under composition scheme issue a tax invoice? No sir, no. They will issue a bill of supply. अब तब समझ पा रहे सर, ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बन सकता कॉम्पोजिशन स्कीम से, क्योंकि है इतना सिंपल चैप्टर, सिंपल सेक्शन, एक तो सेक्शन है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है जो बन सकते हैं. तो बार बार इंस्टीट्यूट सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस रिपीट करता है. Can a person who opted to pay tax under composition scheme will avail ITC?
ऑन हिज इनवर्ट सप्लाई, जो कॉम्पनसेशन स्कीम ऑप्ट करके रखा है वो भी तो परचेज कर रहा है, उसके ऊपर तो जीएसटी लग रहा है, क्या वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है? नो, ही कैन नॉट क्लेम आईटीसी। समझ गए? तो तीनों आंसर क्या है? नो, नो, नो एंड नो। ही कैन नॉट क्लेम आईटीसी बिकॉज ही इज नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो ये था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जून 19 में आया था सीएमए फाइल टर्म में। Messer Samsung Limited, being a trader of laptops, has 2 units, one in Chennai, another in Mumbai. Samsung Limited एक ट्रेडर है लैपटॉप्स का, उसके पास 2 यूनिट्स है, एक चेन्नई में है और एक मुंबई में है। तो चेन्नई और मुंबई का दोनों का टर्नओवर बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, यही चाहिए होता है आपको। अगर ये इंक्लूडिंग टैक्सेस दिया होता ना तो क्या करते हैं पता है आपको? बैकवर्ड कैलकुलेशन मेथड से आपको डिवाइड बाय जो भी रेट दिया है, सपोज 18% इनटू 100 करके आपको टर्नओवर का वैल्यू निकालना पड़ता। अगर इस सब में यू वुड हैव बीन गिवन इंक्लूडिंग टैक्सेस, बट दिस इज इजी, दे हैव जस्ट आस्क्ड यू 52 एंड 12 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो यू नो टोटल टर्नओवर क्या हो जाएगा? 64। टोटल टर्नओवर क्या हो जाएगा? 64 lakhs टोटल टर्नओवर। नाउ इफ पूछा है क्या मेसर सैमसंग लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर कॉम्पनसेशन स्कीम? यस, बिल्कुल एलिजिबल है, बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़ एंड इट इज जस्ट 64 lakhs, तो दे आर एलिजिबल। और ये लैपटॉप्स में, लैपटॉप्स, तो लैपटॉप इज गुड, तो आराम से ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अलाउड है, आराम से कॉम्पनसेशन स्कीम के लिए अलाउड है। अरे भाई आराम से कॉम्पनसेशन स्कीम के लिए अलाउड है। अरे इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक ही आदमी का 2 स्टेट से सप्लाई हो सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम में। चेन्नई का प्लेस चेन्नई में कर रहा है, मुंबई का प्लेस मुंबई में कर रहा है, तो ही इज डेफिनेटली अलाउड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, इफ सो कैन मेसर सैमसंग लिमिटेड ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर चेन्नई लोकेशन एंड नॉर्मल स्कीम फॉर मुंबई? ये अलाउड नहीं है, अदला बदली नहीं होगा, जो होगा एक साथ होगा, अदला बदली नॉट अलाउड। You have to uniformly adopt composition scheme for all the registered persons in the same PAN number. आपको composition scheme opt करना पड़ेगा for all the registered persons in the same PAN number. तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? No, answer is no. They cannot opt for composition scheme for Chennai location and normal scheme for Mumbai. Uniform adoption has to be done by all the registered person in the same PAN number. हाँ, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, चेन्नई से मुंबई स्टॉक ट्रांसफर नहीं कर सकता, ब्रांच ट्रांसफर नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्शंस है। बट ये तो हम लोग को बोलना नहीं है ना क्वेश्चन में, हम लोग को तो बस सिंपल बताना है कि हाँ सर ये अलग अलग स्टेट से रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बट ओवरऑल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। वेदर नीड टू गिव सेपरेट इंटीमेशंस फॉर ईच स्टेट? नो सर। अगर आप एक स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, उस स्टेट में अगर आपने किसी भी एक स्टेट में अगर आपने इंटीमेशन दे दिया, याद है अपने CMP 1 में या CMP 2 में, ये 2 फॉर्म्स है, या REG 1 में जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है तो अपने इंटीमेशन फाइल करते हैं। तो REG में तो इंटीमेशन नहीं हुआ, इंटीमेशन कब हुआ? जब आप माइग्रेशन वाले केस में हो या फिर आप स्विच ओवर कर रहे हो, तो वहां पे आपको CMP 1 या फिर आपको CMP 2 फाइल करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपने इंटीमेशन फाइल कर दिया एक स्टेट में, तो इट विल डीम दैट यू हैव फाइल्ड इंटीमेशन फ्रॉम ऑल द स्टेट, बिकॉज सर सेम पैन में जितने भी सारे रजिस्टर्ड पर्सन है वो सब ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन स्कीम में डीम्ड हो जाते हैं। यू डोंट हैव टू फाइल सेपरेट इंटीमेशन। तो ये लिखा हुआ है, इंटीमेशन इन एनी प्लेस ऑफ बिजनेस shall be deemed to be intimation for all other place of business in the same PAN number. इसलिए separate intimations is not required for each and every state. ठीक है सर, इसका पूरा PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट को तो इसका पूरा हार्ड कॉपी मिला है, हार्ड कॉपी, समझ पा रहे? पास्ट टर्म पेपर्स का पूरा सॉल्व आपको हार्ड कॉपी मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन ये जून 19 टर्म का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर रघुराम इज रनिंग अ कंसल्टिंग फर्म। मिस्टर रघुराम एक कंसल्टिंग फर्म चला रहा है एंड ऑल्सो अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम, रेडीमेड गारमेंट शोरूम भी है, और वो रजिस्टर्ड है सेम पैन में। Turnover of the showroom is 60 lakhs and the receipt of the consultancy firm is 12 lakhs in the preceding financial year. तो सर यहाँ पर भी कंसल्टिंग फर्म चला रहा है, सर्विस दे रहा है, और रेडीमेड गारमेंट शोरूम चला रहा है, और सेम पैन में रजिस्टर्ड है। शोरूम की टर्नओवर है 60 lakhs और कंसल्टेंसी फर्म की टर्नओवर है 12 lakhs, तो टोटल टर्नओवर हो गया 72 lakhs। टोटल टर्नओवर हो गया 72 lakhs। आपसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग, इज रघुराम एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? अब देखिए ये ना उस समय का क्वेश्चन था जबकि ये 10(2)A वाला, और आपको याद होगा 10(1) में जो अपने लिमिट बात किया था ना, लिमिट, उस समय वो लिमिट नहीं था गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये उस टर्म का क्वेश्चन था जिस टर्म में वो लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं था, वो लिमिट आया नहीं था लॉ में, लेकिन अब तो लिमिट आ गया ना, तो अभी ऐसा वियर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा।
आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि करंट केस में करंट ईयर में आपने कितना सर्विस दिया है, आप अकॉर्डिंगली उसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर टर्नओवर से 10% और 5 लाख, और अगर करंट ईयर में सर्विस का लिमिट ज्यादा है तो डेफिनेटली आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। अगर सर्विस का लिमिट ज्यादा और आपने ज्यादा नहीं दिया, आपने कम दिया है, इफ यू हैव गिवन बिलो द प्रिस्क्राइब लिमिट यू कैन बी। बट सर इस सम में, इस तरह के सम में पहले जो सम क्वेश्चन आता था उस समय ऐसा नहीं लिखा रहता था, तो मैं क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकता ना, आई कैन नॉट चेंज द इंस्टीट्यूट क्वेश्चन। तो मैं इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन वही रखा, बट मैं अपने आंसर में एक अजम्पशन ले लिया कि प्रीसीडिंग ईयर में आप मान लो आपने जो करंट ईयर में सर्विस दिया है कंसल्टेंसी फर्म से, वो लिमिट से ज्यादा दिया है, वो अपने लिमिट से ज्यादा दिया है, तो सर आप 10-1 10-2 के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। अब आप सोचो आपके पास सेकंड ऑप्शन है 10-2A, बट 10-2A में क्या है, प्रीसीडिंग ईयर में 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एनीवेज आप 60 + 12 72 में चले गए, तो आप 10-2A में भी ऑप्ट नहीं कर सकते। तो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकते, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते गाइस, ठीक है, क्योंकि इस प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मैंने बोला ना अजम्पशन लेंगे कि सर ये अदर सर्विस का जो लिमिट है ना उससे भी ज्यादा एक्सीड कर रहा है, इट्स जस्ट अ एडहॉक एग्जाम्पशन। आई नो यू विल से सर एग्जाम्पशन कैसे ले सकते हैं, अरे मैंने बोला ना पहले एग्जाम टर्म में ऐसा सवाल आया, अब नहीं आ सकता, क्योंकि अभी एड ऑन इन्फॉर्मेशन देगा आपको कि करंट ईयर में कितना सर्विस दिया है। अगर मान लो इस सम में 72 लाख है तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं पता है, आप 7,20,000 तक ही सर्विस दे सकते हैं करंट ईयर में, बट हमको दिया ही नहीं ना करंट ईयर में कितना सर्विस दे रहा है, तो आई कांट कंप्लीट माय आंसर। लेकिन अभी ऐसा सवाल नहीं आएगा, अभी आपको प्रॉपर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर इट इज पॉसिबल फॉर रघुराम टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली फॉर शोरूम, नो सर इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ही हैज टू यूनिफॉर्मली अडॉप्ट फॉर शोरूम एज वेल एज फॉर कंसल्टेंसी फर्म, खाली एक के लिए अलाउड नहीं है। रीवर्क इफ रघुराम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट चला रहा है और रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, तो सर याद है 10-1 में अलाउड हो जाएगा, 10-1 में अलाउड हो जाएगा। अगर वो रेस्टोरेंट चला रहा है और रेडीमेड गारमेंट के साथ रेस्टोरेंट चला रहा है तो दोनों ही अलाउड है 10-1 में, तो रेस्टोरेंट इज अ सर्विस विच इज अलाउड अंडर 10-1 एंड द लिमिट इज 1.5 करोड़, तो डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। और प्लीज याद रखिएगा एक और स्टूडेंट लोग का क्वेरी होता है 10-2A में, उनको लगता है कि केवल एक्सक्लूसिवली सर्विस में ही है, नहीं 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 नहीं, एक्सक्लूसिव सर्विस है और मिक्स सप्लाई भी इन्वॉल्व है। मिक्स सप्लाई मतलब गुड्स के साथ साथ सर्विस दे सकते हो आराम से, सर्विस के साथ साथ गुड्स दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, या रेस्टोरेंट सर्विस भी दे सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 50 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर्स है तो आप 10-2A में ऑप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मिक्स सप्लायर्स भी है, सर्विस के साथ साथ गुड्स भी दे रहा है। सोचो 10-1 में सप्लाई करा था गुड्स, उसके साथ साथ अदर सर्विस भी दे रहा था, बट अदर सर्विस का लिमिट जो है वो ज्यादा हो गया, तो 10-1 से बाहर हो गए, तो बाहर हो के तो कहाँ जाएंगे सर, 10-2 में जाएंगे, 10-2A में जाएंगे, तो 10-2 में आप जा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द टर्नओवर ऑफ द गारमेंट शोरूम इज 75 lakhs, अगर टर्नओवर ऑफ द गारमेंट शोरूम, अगर जो गारमेंट शोरूम का टर्नओवर है, जो गारमेंट शोरूम का टर्नओवर है, जो गारमेंट शोरूम का टर्नओवर है 75 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड देयर इज नो कंसल्टिंग फर्म, आपको बोल दिया कंसल्टिंग फर्म ही नहीं है तो अलग ब्रेकअप है सर, कंसल्टिंग फर्म नहीं है मतलब कोई सर्विस नहीं है, तो आप 10-1 में ऑप्ट कर सकते हैं। नो सर्विस तो आप 10-1 में ऑप्ट कर सकते हैं, बट सर्विस होगा तो आप 10-1 में ऑप्ट नहीं कर सकते, और इसके में 10-2A में भी ऑप्ट नहीं कर सकते बिकॉज प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, turnover is exceeding 50 lakh rupees. So I hope guys I was clear enough in the composition scheme sums which I have taught till now. Next I sir, X is registered trader in Ghaziabad. X Ghaziabad में एक registered trader है यूपी में। In the financial year 17-18 total value of supplies आपको दे दिया है। Intra-state supplies made under forward charge. Intra-state supplies which are chargeable to GST at nil rate. मतलब एग्जेम सप्लाई भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11, जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन पढ़ाया गया था ना आपको, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 CTR डेटेड 28 जून, याद है। तो सेक्शन 11 में अगर कोई एग्जेम्पशन दिया गया है आपको, आप वहां पर सप्लाई कर रहे हो, तो 30 lakhs की जो सप्लाईज है, 30 lakhs की जो सप्लाईज है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11, तो सर वो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM,
रिवर्स चार्ज आपके ऊपर लग गया है सर। और ये बात आपको भले ही पता है कि अगर हम सेक्शन 10 में ऑप्ट करते हैं तो 9(3) एंड 9(4) एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 9(3) एंड 9(4) हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है। इवन डू आई ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज सेक्शन 10 स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट टू सेक्शन 9(1) एंड 9(3) एंड 9(4). यानी रिवर्स चार्ज में उनको टैक्स देना पड़ सकता है। They will pay tax if they are a recipient. They will have to pay tax and they will pay tax under forward reverse charge. But over and above that, ये आपका टर्नओवर में नहीं आएगा. That is for sure. ये आपके टर्नओवर में नहीं आएगा. तो guys आपके टर्नओवर क्या आपसे पूछा है whether X is eligible to offer composition scheme in the current year. तो सबसे पहले तो चेक करो टर्नओवर कितना है. तो 85 plus 25 plus 30 gives you 140 lakhs. Preceding year में आपका aggregate turnover था 140 lakhs. तो yes 150 लाख से कम है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। प्लस यहां पर कोई इंटरस्टेट भी नहीं है, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है जो आप वायलेट कर रहे, समझ गए। तो यस डेफिनेटली योर टर्नओवर इज 140 लेस देन 1.5, तो यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। मैंने हर एक सवाल कवर किया गाइज, मैंने हर एक सवाल कवर किया। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एग्जाम टाइम आ गया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, समझ में सब आया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये सारे सेशंस है जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कराएगा। if you can solve all the questions which was done in today's class, kudos to you. I think you have done genuine, you have done very good in your classes. आपका concepts clear है, just you need to have some confidence. Practice more and more and more sums. If you don't practice, if you just do the classes without any practice, you will not serve. Finally जो होना चाहिए वो नहीं होगा सर। तो I'm very sure that you are definitely enjoying this practice sessions which I am taking chapter wise, ठीक है। अब देखो सेम तरह का क्वेश्चन यहां पर आया था CMA फाइनल मॉक टेस्ट पेपर December 18। A limited is a manufacturing concern. A limited is a manufacturing concern. Sorry, Adi Limited is a manufacturing concern in Pune. आदि लिमिटेड एक पुणे में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18 द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाईज लायबल अंडर रिवर्स चार्ज In the financial year 17-18, total value of supplies, including inward supplies taxed under reverse charge, are 1,52,62,000 exclusive of taxes. The breakups of the supplies are as follows. आपको बता दिया supplies का क्या breakup है, आपको बता दिया supplies का क्या breakup है। तो ये total value of supplies reverse charge लेकर 1,52,60,000 है और इसका breakup आपको बता दिया, जिसमें से इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में हुई है 1 करोड़ की, इंट्रा स्टेट सप्लाई विच आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी हुए 18 लाख की। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो होली एग्जाम्प्ट है, सेम टू सेम अभी करके गए आप 32 लाख का, तो 1,50 लाख तो यही हो गया। और लास्ट में 2,60,000 किया है रिवर्स चार्ज सप्लाईज, मतलब आपने रिसीव किया सप्लाईज वो भी इन्होंने वैल्यू में ऐड कर दिया, विच इज रॉन्ग। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप समझो। लोग बोलते हैं ना कि सर हम सीएस के स्टूडेंट है, हमें सीएमए का मत कराइए, हम सीएमए के स्टूडेंट है, हमें सीएस का मत कराइए। देखो सर देखो, इसलिए हम इकट्ठा सारा कोर्सेज का मैं यही करवा रहा हूं। हाँ, सीए का लेवल थोड़ा अलग है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है वही मैं करवाता हूं, सारा क्वेश्चंस नहीं कराता बिकॉज वहां पे एक्सेसिवली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आता है। तो आई नो कोर्स स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जेन्युइनली अगर हम टेक केयर करेंगे तो उनका बहुत भला होगा, रादर देन स्पॉइलिंग देम बाय इन्वॉल्विंग एवरीवन इन सेम बैच। तो डेफिनेटली यू आर बेस्ट इनफ टू जज दैट फैक्ट। आपके सामने लेवल आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर वेदर आदि इज एलिजिबल टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम, बताइए। तो एग्रीगेट टर्म निकालना पड़ेगा, तो ये तो नहीं आएगा ना एग्रीगेट टर्म में, तो पहला 3 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो 150 लाख एग्जैक्ट 150 लाख इसका टर्नओवर है। आपको रिवर्स चार्ज सप्लाईज हटाना पड़ेगा, एग्जैक्ट 150 लाख इसका टर्नओवर है। तो यस सर, ये कॉम्पोजिशन स्कीम में अलाउड है, ही इज अलाउड। आदि लिमिट इज एंटाइटल्ड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज एग्जैक्ट 150 लाख है, उससे ज्यादा नहीं है। 150 क्रॉस करता तो अलाउड नहीं होता। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। देखो सीए फाइनल नवंबर 18 टर्म में भी सेम सवाल आया था जो अभी मैं करा के गया हूं, याद है। टैक्सेबल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, एग्जाम टर्नओवर। अगर मैन्युफैक्चरर है तो पता है ना, मैन्युफैक्चरर है तो पूरा पे टैक्स लगेगा, 32 लाख पे 1%। और अगर ट्रेडर है तो केवल टैक्सेबल सप्लाईज पे टैक्स लगेगा 15 लाख के ऊपर 1%। सीए में भी तो ये सवाल आया सर,
और आपको ये बुक में दिखा, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट बनता है जहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इतना हाई लेवल का एक ही सवाल में 10 4 इतने सारे प्रोविजंस नहीं पूछते आपसे, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड विच इज डेफिनेटली रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। मिस्टर रणवीर इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है, एंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स का इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है। एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 70 लाख है, करंट ईयर में ऑप्ट किया कॉम्पोजिशन स्कीम और क्वार्टर एंड पे टैक्स पे कर दिया कॉम्पोजिशन स्कीम में। बताइए सर ये तो इंटरस्टेट कर रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम कैसे कर सकता है? यस, गोखले एंड सन्स जैसा ही प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये गोखले सन्स जैसा ही क्वेश्चन था जो हीरालाल एंड सन्स कर दिया, सीएस इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट, इसको गोखले एंड सन्स कर दिया, ठीक है सर। देखो तो यहां पर आप देखो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा, अलाउड ही नहीं है सर। तो आपको बताना है प्रॉपर ऑफिसर हैज लेवाइड अ पेनल्टी फॉर रॉन्गली अवेलिंग द स्कीम। यस, यू हैव टू एग्जामिन द वैलिडिटी। यस, ही इज प्रॉपर करेक्ट। 10 सबसेक्शन 5 उसको अलाउ करता है। डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन नंबर 73 74 विल बी एप्लीकेबल because he was not eligible to offer composition scheme because he did interstate supply, section 10(2) का कंडीशन वायलेट हो गया। तो सर क्लियर है यहाँ पे कि रणवीर इंडस्ट्रीज engaged in making interstate supply, he is not eligible to offer composition scheme, जो भी टर्नओवर है। Further, if the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under composition scheme despite not being eligible, he may levy additional in addition to the tax a penalty, एक पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। इसलिए प्रॉपर ऑफिसर जो भी एक्शन ले रहा है इस सेक्शन में वो बिल्कुल करेक्ट है। इट इज वैलिड इन लॉ, इट इज वैलिड इन लॉ। ही वाज नॉट लायबल सर। और उसका एग्रीगेट टर्नओवर आपको दिख रहा है सर, एग्रीगेट 70 लाख और हिमाचल प्रदेश में तो 150 लाख है, ठीक है। ही इज नॉट एलिजिबल, ठीक है गाइस। इसी तरह के क्वेश्चन है बाकी जो ऑलरेडी पहले आपके एग्जाम में आ चुके हैं, मैं वापस रिपीट नहीं करवा रहा। इसी तरह के क्वेश्चन है, सेम तरीके कंसिस्टेंट लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। 10(1), 10(2), 10(2)A, आपको हर जगह ये अप्लाई करना है। तो आई एम श्योर गाइज आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द कॉम्पोजिशन स्कीम के क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट टर्म पेपर्स। तो आई एम वेरी श्योर दैट नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एनफ टू इवैल्यूएट योर पोजीशन, वेयर आर यू स्टैंडिंग। अगर कोई सवाल करते समय इफ यू वर नॉट एबल टू डू, तो मतलब आपका प्रिपरेशन लैकिंग है। आई रिक्वेस्ट दैट आप कॉम्पोजिशन स्कीम पे वहां ज्यादा फोकस करिए एंड डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू दैट आफ्टर सम टाइम यू विल हैव कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर्स वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इन द प्रैक्टिस सेशन। आज तो अपने रिविजन भी कर लिए, रिविजन के साथ साथ अपने उसका प्रैक्टिस सेशन भी कर लिए, चैप्टर वाइज चल रहा है गाइस। तो आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन एंड आई एम श्योर दैट आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बस इसी तरीके से हर चैप्टर वाइज का हम सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। आपको केवल क्या करना है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सर आपको अपडेट नहीं पता चलेगा, बेल आइकन बटन नहीं दबाएंगे तो आपको अपडेट नहीं पता चलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।